वेलकम टू एएमएस केमिस्ट्री। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे दो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। ये जो नेम रिएक्शंस हैं वो डिपेंड है या फिर इस रिएक्शन में कार्बाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो जब भी आप इंटरमीडिएट पढ़ोगे उसमें अगर आप कार्बाइन की बात करोगे तो ये दो दो नेम रिएक्शंस है, वो नेम रिएक्शन उस रिएक्शन में इन्वॉल्व रहेगी। इसलिए हमें सबसे पहले जो इस वीडियो में देखना है वो है रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इस रीमर टीमन रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ ऑर्थोफॉर्मिल फिनॉल, आप सिंथेसाइज करते हो ऑर्थोफॉर्मिल फिनॉल फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल का यूज करते हो आप इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3 और बेस। इसके प्रेजेंस में क्या होगा, ओके, ऑर्थोफॉर्मिल फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये है फिनॉल और इसके ऑर्थो पोजीशन पे आपका फॉर्मिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब भी ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में जनरली ऑर्थो पोजीशन पे ही फॉर्मिल ग्रुप आता है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होगी, क्या क्या रिएजेंट यूज किया जाएगा। ओके, उसके बाद मैकेनिज्म क्या करना है आपको, ये हम सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा होता है, ये इंटरमीडिएट होता है कार्बाइन इंटरमीडिएट। तो आपको इस तरह का रिएजेंट यूज करना पड़ेगा जिसमें कि आप कार्बाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर पाओगे। तो यहाँ पे ये जो CHCl3 है ये क्या करता है, कार्बाइन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ डाइक्लोरोकार्बिन के प्रिकर्सर्स हैं, मतलब यहाँ पे जो कार्बिन है उस पे दो क्लोरीन प्रेजेंट होंगे। तो डाइक्लोरोकार्बिन जो प्रिकर्सर्स है वो है CHCl3, Cl3, C, CO2H, यहाँ पे ये भी है, ये भी है। इसके बेसिस में आप क्या बना सकते हो, कार्बिन बना सकते हो। किसका यूज करके, बेस का यूज करके। तो बेस जो यहाँ पे यूज होगा यानी OH हो सकता है, KOH हो सकता है या फिर CGM हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सारे रिएजेंट्स हैं इसको आप यूज करोगे बेस के साथ तो आपका क्या बनेगा, कार्बिन बनेगा। ओके, यहाँ पे कार्बिन बनेगा। आगे जाके हम मैकेनिज्म देखने वाले कि किस तरह से कार्बिन बनता है, उसके बाद रिएक्शन होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। अब देखो इस फिनॉल पे कोई भी R ग्रुप हो सकता है। ओके, R1 ग्रुप हो सकता है। अभी ये अगर R1 ग्रुप है तो ये हो सकता है हाइड्रोजन अल्कील, OH, O अल्कील, CO2H, NO2, इसमें से कोई भी R1 ग्रुप इस फिनॉल पे प्रेजेंट हो सकता है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब उसके बाद कुछ पॉइंट्स है इसे डिस्कस करते हैं, बाद में हम क्या करेंगे मैकेनिज्म को देखेंगे। अब देखो इट इज द ओनली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट ऑकर्स अंडर बेसिक कंडीशन। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो बेसिक कंडीशन में हो रही है और यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि इट इज द ओनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन electrophilic aromatic substitution reaction that occurs under basic condition in a protic solvent। अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में होता क्या है, ये जो फिनॉल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, उसके बाद ये रिएक्शन करता है कार्बिन के साथ, तो कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट होगा। तो यहाँ पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। कौन सी रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस टाइप की और रिएक्शन कौन सी होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्कालेशन, असालेशन, नाइट्रोजन नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये जो रिएक्शन है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बेसिक कंडीशन में होगी क्योंकि आप यहाँ पे बेस यूज कर रहे हो। ओके, और प्रोटिक सॉल्वेंट के बिजनेस में होने वाली है। ठीक है, तो आपको बस पता होना चाहिए कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती क्या है। ओके, सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट में ये बता रहा है यहाँ पे आप यूज करते हो फिनॉल्स, नैप्थॉल्स भी यूज कर सकते हो, अल्कील, अल्कोक्सी एंड हेलोजिनेटेड फिनॉल्स। मतलब फिनॉल्स में कोई भी अल्कील, अल्कोक्सी या फिर हेलोजन प्रेजेंट हो सकता है।
आप सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हो, हेटेरोसाइक्लिक फिनॉल्स यूज कर सकते हो, सच एज हाइड्रोक्सी क्विनोलिन्स एंड हाइड्रोक्सी pyrimidines। ये जो दोनों हैं वो क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो अगर आप इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे भी फॉर्माइलेशन हो सकता है। एज वेल एज पायरोल्स जो है ये भी क्या करता है, पायरोल्स एंड इंडोल्स दोनों क्या करते हैं, फॉर्माइलेशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे सबस्ट्रेट्स हैं ये कौन सी रिएक्शन करेंगे, ऑर्थो फॉर्माइलेशन रिएक्शन करेंगे। मतलब क्या होगा, OH के ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्मिल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, व्हेन ऑर्थो पोजीशन इज ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड, अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। मतलब बेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये जो बेंजीन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ओके, तो ये जो बेंजीन वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो ये OH जो है वो क्या है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये जो OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये क्या कर सकता है, आपको पता होगा जब भी इस टाइप की रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन, मेटा नहीं पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकती है। मतलब फॉर्मिल ग्रुप जो है ऑर्थो पोजीशन पे भी आ सकता है, और ऑर्थो आपका फॉर्मिल ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे भी आ सकता है। मतलब अगर हम पैरा पोजीशन की बात करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे होगा CHO और यहाँ पे होगा OH। तो ये प्रोडक्ट बनेगा अगर प्यारा प्रोडक्ट बनता है तो। अब ये पॉसिबल कब है, अगर आपके दोनों R1 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन, दोनों ऑर्थो पोजीशन जो है वो अगर क्या है, सब्स्टिट्यूटेड ही है तो रिएक्शन होगी पैरा पोजीशन पे। अगर ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल है तो रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पे ही होने वाली है। अब ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको आपको बाद में भी बता दूंगा। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, देखो, इन द केस ऑफ पायरोल्स व्हेन द ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंसी CO2H एंड CO2R। पायरोल्स में देखो, पायरोल क्या होता है, पायरोल देखो ये है पायरोल। इसके ऑर्थो पोजीशन पे R ग्रुप अगर क्या हो, CO2H हो, CO2R हो तो यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा और ऑर्थो फॉर्मिल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन होके ऑर्थो फॉर्मिल प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद when the reaction is conducted in the presence of cyclodextrins, अगर साइक्लोडेस्ट्रीन्स की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो तो प्यारा फॉर्मिल प्रोडक्ट ही यहाँ पे बनेगा, और तो बनेगा ही नहीं, अगर पॉसिबिलिटी है बनने की तो भी नहीं बनेगा, किसकी प्रेजेंस में, साइक्लोडेस्ट्रीन्स के प्रेजेंस में। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या होने वाला है, उसके बाद आप जो भी कुछ है उसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो हम यूज करेंगे CHCl3। क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे CHCl3। तो CHCl3 के प्रेजेंस में ये जो CHCl3 है इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ। बेस कौन सा हो सकता है, KOH हो सकता है। अब ये बेस क्या करेगा, ये बेस इस एसिडिक प्रोटॉन को ले लेगा। मतलब H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन चला जाएगा तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब जब इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। उसके बाद देखो होगा क्या, ये Cl यहाँ से Cl- की फॉर्म में चला जाएगा। अगर ये Cl- की फॉर्म में चला जाता है तो हम इसे बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बीन का जो भी कार्बन है उसके अल्फा पोजीशन पे, मतलब इसी कार्बन से कोई ग्रुप
इलिमिनेट हो रहा है, इसे हम कहेंगे अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शन से। देखो जब अल्फा इलिमिनेशन होगा तो ये Cl माइनस की तरह जाएगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन और क्लोरीन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है। जब ये जाएगा इसका मतलब क्या होगा, अब देखो कार्बन पे दो ही इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास है, एक्सेस भी कुछ नहीं है और कम भी कुछ नहीं है, इसलिए ये जो स्पेसीज होती है ये न्यूट्रल स्पेसीज होती है। ओके, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम कार्बीन। ये क्या है, कार्बीन इंटरमीडिएट होता है। अगर ये कार्बीन है तो ये अगर हम कार्बीन को पढ़ते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि सिंगलेट कार्बीन भी होता है और ट्रिपलेट कार्बीन भी होता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इस पे ग्रुप कौन से प्रेजेंट है। तो अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है इस क्लोरीन को तो ये हो जाता है सिंगलेट कार्बीन। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होते हैं कार्बन कार्बिन वाले कार्बन पे तो वो सिंगलेट कार्बिन होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलेट कार्बिन जो भी होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्यों होता है इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। समझ गए, इसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है सिंगलेट कार्बिन के पास, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ओके, उसके बाद अभी तो कार्बिन तो अपने बना दिया, अब हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन करवानी है, किसके साथ रिएक्शन करवानी है, फिनॉल के साथ। ओके, तो ये जो फिनॉल है जिसकी अगर आप रिएक्शन कराओगे बेस के साथ तो बेस के साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिनॉक्साइड आयन में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन में, क्योंकि ये बेस इस एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेगा, फिनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है इसलिए ये बन जाएगा O माइनस। अब ये फिनॉक्साइड आयन जो होता है मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है, किसकी कंपैरिजन में, इस फिनॉल की कंपैरिजन में फिनॉक्साइड आयन मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो ये क्या करेगा, ये आएगा इस तरह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन में और इस तरह से इस ऑर्थो पोजीशन से अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा कार्बिन पे, ये अटैक करेगा कार्बिन पे। और अब मैंने बता दिया आपको कि कार्बिन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तो इस एम्प्टी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किस ऑर्बिटल में, उस एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो देखो ये बन गया कार्बोनिल, और यहां से आपने अटैच कर दिया इस किस पे, Cl Cl। ये जो है वो निगेटिव चार्ज आएगा कार्बिन पे, क्योंकि अभी देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, निगेटिव चार्ज है मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के, सिर्फ कार्बन के हो जाएंगे 5 और होते हैं 4, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है इसलिए इस पे निगेटिव चार्ज अभी मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखो ये जो निगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा, मतलब यहाँ से हम इस प्रोटॉन को अगर ले लेते हैं तो निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स उस कार्बन पे आ जाएंगे। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद ये है Cl और यहाँ पे भी है Cl और यहाँ पे है निगेटिव चार्ज। ओके, क्या है, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आपने अटैच किया, हाइड्रोजन अटैच किया है। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद इसकी रिएक्शन आप कराओगे किस तरह से, हमें क्या करना है, ये जो निगेटिव चार्ज है इसे यहाँ पे लेके आना है। अगर ये यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से एक Cl माइनस ग्रुप जो है वो आप निकाल दोगे। ओके, जब Cl माइनस ग्रुप निकाल दोगे तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और इस डबल बॉन्ड पे Cl ग्रुप प्रेजेंट है और हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि आप बेस यूज कर रहे हो आपकी रिएक्शन में। तो बेस क्या करेगा, इस पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, अगर इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया
तो ये इस तरह से कॉन्जुगेशन में जाएगा और फिर से फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। ये इस तरह से O माइनस बन गया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है Cl H और यहाँ पे है OH। ओके, अब उसके बाद ये OH जो है, OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से H प्लस लूज होगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ से Cl जाएगा। तो फाइनली आपकी रिएक्शन में क्या बनेगा? आपकी इस रिएक्शन में बनने वाला है OH और इस पोजीशन पे फॉर्मिल ग्रुप और इस तरह से यहाँ से HCl चला जाएगा। अब जैसे कि आपको बताया इस रिएक्शन में होता क्या है, जनरली ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है और यही प्रोडक्ट जो है वो मेजर होता है, ये भी प्रोडक्ट मेजर होता है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट मेजर क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करवा रहे हो, देखो इस स्टेप में आप क्या करवा रहे हो, इस स्टेप में आप करवा रहे हो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा रही है। तो यहाँ पे ये जो ऑर्थो पोजीशन है वो मोर इलेक्ट्रॉन रीच है किसकी कंपैरिजन में? पैरा की कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा, ऑक्सीजन का इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा, इसीलिए ये मोर क्या होगी? इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक होगी, ऑर्थो पोजीशन मोर न्यूक्लियोफिलिक होगी। ये भी एक रीजन है। और दूसरा रीजन जो है वो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ओके, जब ये प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है, तो जब ये प्रोडक्ट बनता है तो देखो क्या होता है, यहाँ पे OH है और कार्बोनिल है, तो यहाँ पे होगा क्या, आप इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में या इंटरेक्शन दिखा सकते हो, जिससे कि ये प्रोडक्ट और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल फिनॉल की बात करें तो ये जो है वो है सैलिसिलडिहाइड। ओके, सैलिसिलडिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड के ऑर्थो पोजीशन पे OH है और यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रहा है आपके कौन सी रिएक्शन में, देखो रीमट-ईमन रिएक्शन में, वो क्या है? ऑर्थो फॉर्मिल फिनॉल फ्रॉम फिनॉल। ठीक है, तो मैकेनिज्म हमने देख लिया कि किस तरह से मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जो कि बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, कार्बीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, जनरली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, पर अगर दोनों ऑर्थो पोजीशंस ब्लॉक हैं तो आप पैरा पे फॉर्माइल ग्रुप लेके आ सकते हो। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब देखो पेरिडीन जो है वो पेरिडीन भी क्या कर सकता है, ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन शो कर सकता है। अब यहाँ पे दिया है CHCl3 और है बेस और यहाँ पे है प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपको पता है CHCl3 और बेस की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? CHCl3 प्लस बेस अगर आपके पास है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कार्बीन, यहाँ पे बन जाएगा कार्बीन। और ये जो कार्बीन है वो किस तरह का होता है? इलेक्ट्रोफिलिक होता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक है इसका मतलब ये कोई तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। अब होता क्या है, ये जो पिरिडीन है इसमें दो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इस तरह से कॉन्जुगेशन में आता है और इस पोजीशन से इस कार्बीन पे जो है वो क्या करता है, वो अटैक करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस पोजीशन से, मतलब इस कार्बन से, क्योंकि नाइट्रोजन की लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आएगी और इस पोजीशन की मतलब NH2 के पैरा पोजीशन से, NH2 के पैरा पोजीशन से, इस NH2 के पैरा पोजीशन से आप क्या करोगे, इस कार्बन पे अटैक करोगे और फाइनली वहां पे जो प्रोडक्ट होगा वो फार्माइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म
ऊपर देख लो, हम फिर से मैकेनिज्म को यहाँ पे नहीं लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, मैं फाइनल प्रोडक्ट आपको बना के दिखा देता हूँ कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। NH2 NH2 और यहाँ पे जो है वो आ जाएगा फॉर्मिल, यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मिल ग्रुप। मतलब इस NH2 ग्रुप के प्यारा पोजीशन पे आपने क्या रख दिया, ये वाला फॉर्मिल ग्रुप रख दिया। ठीक है, NH2 ग्रुप के पैरा पोजीशन पे, या फिर इस NH2 के ऑर्थो पोजीशन पे, इस NH2 के ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, क्योंकि ये जो NH2 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे या फिर इसके मेटा पोजीशन पे। तो जब भी आप किसी एरोमेटिक सिस्टम से अटैक कराओगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराओगे, तो इस तरह की पोजीशन आपको देखनी है जो कि मोर न्यूक्लियोफिलिक हो। तो इस केस में ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ये क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है या फिर मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है जो कि वो डोनेट कर सकता है, किसे करेगा, कार्बिन को करेगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो पायरॉल है, हमने ऊपर देखा है कि पायरॉल जो है वो भी क्या करता है, ये रिमर टिमन टाइप रिएक्शन शो करता है। तो अगर पायरॉल रिमर टिमन टाइप शो करेगा तो ये उसके नाइट्रोजन से ऑर्थो पोजीशन पे या फिर अल्फा पोजीशन पे या फर्स्ट पोजीशन पे क्या लेके आता है, फॉर्मिल ग्रुप लेके आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो होता क्या है, एक बार मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ कि हो किस तरह से ये होगा। तो अगर आप कार्बिन ले लेते हो, कार्बिन कोई भी हो सकता है, ओके, इस तरह का, तो नाइट्रोजन की लोन पे जो है वो इस तरह से कॉन्जुगेशन में आएगी और कंप्लीट कॉन्जुगेशन से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। मतलब इस कार्बन से जो है ना वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, किस पे, उस कार्बिन पे। और यहाँ पे नाइट्रोजन अभी कॉन्जुगेशन की, नाइट्रोजन की लोन पे कॉन्जुगेशन में है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो है वो आ गया आपका नेगेटिव चार्ज Cl और Cl। ओके, नेगेटिव चार्ज Cl और Cl। अब आगे जाके आप क्या करोगे, आगे जाके आप इस पर्टिकुलर ग्रुप को कन्वर्ट करोगे फॉर्माइल ग्रुप में। इसे आपको क्या करना है, फॉर्माइल ग्रुप को में कन्वर्ट करना है। तो यहां से प्रोटॉन ये अगर ले लेता है तो क्या बनेगा, देखो, N H, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, Cl Cl, और यहाँ पे आ गया H, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। तो ऊपर जिस तरह से हमने किया था उस तरह से ही यहाँ पे क्या करना है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और आप क्या कर दोगे, यहाँ से Cl को निकाल दोगे। तो जब आप फाइनली Cl को निकाल दोगे तो होगा क्या, देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पे अभी निगेटिव चार्ज चला गया है, तो निगेटिव चार्ज तो नहीं है, डबल बॉन्ड बना दिया है आपने, और इस पे एक Cl ग्रुप है और ये H है। ओके, जब OH माइनस आगे जाके क्या होगा, OH माइनस जो है वो जब इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो ये इसके कॉन्जुगेशन में आएगा, ये यहाँ पे आएगा और फाइनली से ये नाइट्रोजन को स्टेबलाइज कर देगा। जब ये नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करेगा तो क्या बनेगा, देखो, N H डबल बॉन्ड इस तरह से हैं, और यहाँ पे इस Cl पे क्या क्या प्रेजेंट है, H और OH। ओके, यहाँ से OH कार्बोनिल में कन्वर्ट होगा और Cl को आप क्या करोगे, निकाल दे दोगे, तो ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। मतलब यहाँ पे आपने इस नाइट्रोजन के अल्फा पोजीशन पे
फॉर्मिल ग्रुप को रख दिया। ओके, ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्मिल ग्रुप को रख दिया। ऑर्थो पोजीशन पे ही क्यों? क्योंकि वो पोजीशन पायरॉल की उसकी अल्फा पोजीशन या फिर ऑर्थो पोजीशन जो है मोर न्यूक्लियोफिलिक होती है। तो आपको देखना है कि मोर न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन कौन सी है और उसी पोजीशन पे जो फॉर्मिल ग्रुप आ सकता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कुछ एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनाता है और ये जो एबनॉर्मल प्रोडक्ट होता है वही इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट भी होता है। ये जो एबनॉर्मल प्रोडक्ट है यही इस रिएक्शन में क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। अगर ये मेजर प्रोडक्ट है तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को कहा जाता है एबनॉर्मल एबनॉर्मल रीमन टीमन रिएक्शन, या फिर इसे कहा जाता है सियामिसिन डेंस स्टेट रीअरेंजमेंट। क्या कहा जाता है इसे? सियामिसिन डेंस स्टेट रीअरेंजमेंट। और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये हम आगे देखेंगे और वहां पे देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से बनेगा, और ये जो प्रोडक्ट है यही प्रोडक्ट इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, ओके। तो इसके पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे देखो तो ये बता रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है ये आपको बताना है। तो आपको दिया हुआ है CHCl3 और KOH। आपको पता है CHCl3 और KOH से क्या बनता है? कार्बिन बनता है। CHCl3 और KOH से क्या बनेगा? कार्बिन बनेगा। इसकी रिएक्शन आप अगर कराओगे किसके साथ? इस पर्टिकुलर फिनॉल के साथ। इस फिनॉल के साथ तो क्या होगा? मैकेनिज्म आप करके देख सकते हो। आपको बस क्या करना है? फॉर्मिल ग्रुप CHO ग्रुप कहाँ पे ऐड करवाना है? ऑर्थो पोजीशन पे, और फिनॉल फिर से रीजनरेट होगा। तो यहाँ से देखो ये जो प्रोडक्ट है वो इस रिएक्शन का बनेगा। ओके, मतलब OH के ऑर्थो पोजीशन पे आपने क्या किया? फॉर्मिल ग्रुप को रख दिया है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन किया है फॉर्मिल ग्रुप से। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशन है ये तो फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में आपकी कौन सी रिएक्शन हो रही है? रीमर टीमन रिएक्शन। और सेकेंड जो है वो सेकेंड है H2O2 और NaOH। H2O2 और NaOH ये जो है वो है डाकिन रिएक्शन। ये है डाकिन रिएक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है? ये जो फॉर्मिल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? OH में। फॉर्मिल ग्रुप जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? OH में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो हमारा फॉर्मिल ग्रुप कहाँ पे है? फॉर्मिल ग्रुप कहाँ पे है? ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, बाद में आप इसका एक बार अच्छे से मैकेनिज्म देख लीजिए। CH वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में। कौन सी रिएक्शन में? इस रिएक्शन कंडीशन में H2O2 NaOH। ये जो रिएक्शन है वो है डाकिन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है वो सिमिलर रिएक्शन है बेयर विलीजन रिएक्शन के। बेयर विलीजन रिएक्शन में आप यूज क्या करते हो? MCPBA या फिर H2O2 NaOH। तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगी, पर प्रोडक्ट जो है वो कुछ अलग बनेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है? 1-2 पोजीशन पे क्या रहेगा? OH ग्रुप रहेगा और इस 4 पोजीशन पे इथाइल है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो देखो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इस रिएक्शन का वो ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ओके, तो डाकिन रिएक्शन में जो है वो क्या होता है? फॉर्माइल ग्रुप जो है वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? OH में कन्वर्ट हो जाता है, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो फर्स्ट रिएक्शन जो थी, फर्स्ट स्टेप जो थी वो हमारी थी रीमर टीमन रिएक्शन। ओके, रीमर टीमन रिएक्शन। और सेकेंड जो है वो है डाकिन रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन का आप मैकेनिज्म जो है वो करके देख लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो बोल दीजिए,
मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो डाकिन रिएक्शन पे या फिर बेयर विलीजर रिएक्शन पे बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था नेट दिसंबर 2019 का। ओके, तो इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है सियामिसिन डेंस्टेन रीअरेंजमेंट, या फिर इसे इस तरह से भी कहा जाता है एबनॉर्मल एबनॉर्मल रीमन टीमन रिएक्शन। ओके, एबनॉर्मल रीमन टीमन रिएक्शन। यहाँ पे देखो होता क्या है, पायरॉल कन्वर्ट होता है 3 हेलोपिरिडीन में, या फिर इंडोल कन्वर्ट हो जाता है 3 हेलोक्विनोन में। अभी यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो होगा कैसे, ये हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिएजेंट। रिएजेंट क्या है, यहाँ पे है CH3। अब X3 है मतलब CHCl3 भी हो सकता है, और आप यूज करे हो बेस, तो हो क्या होगा क्या, यहाँ पे सिंपल जैसे ऊपर हमने कार्बिन का फॉर्मेशन किया था, इस तरह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कार्बिन का ही फॉर्मेशन करेंगे। ओके, अब ये जब कार्बिन बनेगा तो इसकी रिएक्शन हमें करनी पड़ेगी पायरॉल के साथ। तो पायरॉल जो है वो यहाँ पे इसकी रिएक्शन करेगा। ओके, तो देखो ये जो कार्बीन है, अब आपको बता कि कार्बीन जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है। कौन सी, एडिशन रिएक्शन, किसके साथ, एडिशन रिएक्शन शो करता है पाई बाउंड बॉन्ड के साथ, या फिर अल्कीन के साथ, या फिर अल्कीन के साथ। और जब ये अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन होता है, 3 मेंबर्ड साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ से हम इसे इस तरह से बना देते हैं। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके बाद ये अटैक करेगा रिवर्स इस पोजीशन पे, क्योंकि ये पोजीशन अटैक करने के बाद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनेगी, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी फाइनल जो प्रोडक्ट है आपका वो बनेगा, यानी H। यहाँ पे देखो 3 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे कार्बन पे Cl और Cl ग्रुप। ओके, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपको फॉर्माइलेशन करना है तो आप क्या करते हो, अल्फा पोजीशन से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हो। ओके, अल्फा पोजीशन से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हो, जब C माइनस बनेगा वो C माइनस प्रोटॉन को प्रोटोनेट हो जाएगा, पर यहाँ पे C माइनस जो होता है वो रिवर्स अटैक करता है पाई बॉन्ड पे, क्योंकि उसे वो स्टेबलाइज करना होता है। ठीक है, तो अगर ये पॉसिबिलिटी है तो फॉर्माइलेशन नहीं होगा, ये पाई बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा और 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन है। अब ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है, देखो 5 मेंबर्ड पे 3 मेंबर्ड रिंग है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन, क्योंकि स्मॉल मेंबर्ड रिंग में रिंग से आपने क्या बनाया है, फ्यूज किया। ठीक है, 5 मेंबर्ड को 3 मेंबर्ड को फ्यूज किया है, तो ये स्मॉल रिंग सिस्टम्स है, इसीलिए यहाँ इसमें स्टेरिक स्ट्रेन जो है वो ज्यादा होता है। अगर स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा है तो वो ये क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियसली जो है वो ओपन हो जाएंगी, और इस तरह से दो नाइट्रोजन की लोन पे यहाँ पे आएगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और फाइनली Cl जो है वो चला जाएगा। और यहाँ से अगर Cl चला जाता है तो देखो क्या होगा, नाइट्रोजन ने क्या किया है, अभी अभी लोन पे को डोनेट किया है, इसलिए इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और देखो इस पोजीशन पे है Cl, और यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड बन चुका है। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, बस इस प्रोटॉन को निकालना है और इस नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करना है, क्योंकि उसने अभी अभी लोन पेयर को डोनेट किया था। तो इस तरह से, ओ फिर से मैंने H लिख दिया। ओके, तो इस तरह से देखो नाइट्रोजन से 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे जो है वो क्लोरीन ग्रुप आ जाएगा, या फिर कोई भी X यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी X ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया, सेम 3 हेलोफिलिडीन का
फॉर्मेशन होगा कौन सी रिएक्शन में, सियामिसिन डेन्स्टेट रीअरेंजमेंट रिएक्शन में, और ये पायरोल के साथ होती है। और यहाँ पे यही प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा, और रीमर का रिएक्शन का प्रोडक्ट मतलब ऑर्थोफॉर्माइलेशन का प्रोडक्ट जो है वो माइनर होगा। ओके, सेम इंडोल के साथ रिएक्शन होगी, और इंडोल भी सेम क्या करेगा, अब यहाँ पे पेरिडीन नहीं किनोन बनेगा। ओके, बस 5 मेंबर का कन्वर्जन हुआ 6 मेंबर में, तो यहाँ पे क्या है, एक 6 मेंबर्ड है, और ये जो सिस्टम होती है इसे हम कहते हैं क्विनोलिन सिस्टम, ये होती है क्विनोलिन सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे क्विनोलिन के थर्ड पोजीशन पे क्या है, 1 2 थर्ड पोजीशन पे हेलोजन है, इसलिए हम कहेंगे 3 हेलो क्विनोन। इसका मैकेनिज्म करके आप एक बार देख लीजिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म करके बताया है उसी तरह से आपको क्या करना है, वहां पे भी मैकेनिज्म करके देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। सिर्फ सियामिसिन डेन्स्टेट में होता क्या है, सिर्फ अगर पाई बॉन्ड है प्रेजेंट रिएक्ट तो उसके साथ रिएक्ट करेगा, और फाइनली आपका रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट बनेगा, हायर मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं सेम रिएक्शन का। यहाँ पे देखो इसने कुछ नया रिएजेंट यूज किया है, ये GPHCbr3 है। ट्राई करो कि इसमें किस तरह से कार्बिन बनेगा। अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका Cbr और यहाँ पे हेलोजन होगा। ओके, नहीं कार्बिन होगा, और इसके केस में बनेगा Cl। ओके, तो इस तरह से ये दोनों रिएजेंट जो है कार्बिन में, और जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये 5 मेंबर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 6 मेंबर्ड रिंग में, और यहाँ पे पिरिडीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, और आपको पता है थर्ड पोजीशन पे क्या आता है, क्लोरीन ग्रुप आ जाता है, थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखना है, मतलब देखो यहाँ पे और यहाँ पे आपको ये जो रिंग है, बाकी जो रिंग है इसे इस तरह से बना देना है। ठीक है, क्योंकि आपने इस बीच में यहाँ पे क्या किया है, इस CH को इंसर्ट किया है। ओके, इस तरह से मैकेनिज्म करके देख लीजिए, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। मैकेनिज्म जो है वो आपको क्या करना है, इसे देख के बनाना है, किस तरह से मैकेनिज्म होगा ये मैंने बता दिया है, सेम ही मैकेनिज्म होगा, कुछ अलग है नहीं है। ठीक है, ओके, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में भी क्या बनता है, कार्बिन बनता है, और उसके बाद सियामेसिन डेन्स्टेट रीअरेंजमेंट होगी, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बनेगा। ओके, तो ये जो रिएक्शंस हैं, दोनों ये रिएक्शंस हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट जो है वो कार्बिन बनता है, उसके बाद जो है वो इसकी रिएक्शन जो है वो होने वाली है। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप बोल सकते हो कमेंट करके, उसके बाद हम यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू।